हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहे हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की आगे संभावना है, और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, और जो लोग भी मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब हुआ था? तो एक नवंबर 1913 में। 1 नवंबर 1913 में हुआ था। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किए थे। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्टूडेंट, और आगे भी पूछे जाएंगे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा बना रहेगा? तो किस अधिवेशन में यह स्टेटमेंट दिए थे गांधी जी ने? तो यह कराची अधिवेशन में दिए थे। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। यह मतलब कि कौन से नंबर का था यह अधिवेशन? तो 45वां अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसकी अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, यह आप सभी को बताना है। तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट? तो यह HSRA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। और अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किसने कहा था सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और आगे देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ सबसे प्राचीनतम प्रमाण? तो लहुरा देव से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। लहुरा देव कहाँ पर पड़ता है स्टूडेंट? तो यह संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमालिस थे, जमालिस। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जैसे कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे नहीं, तब तक मतलब आगे जो एग्ज़ाम आप लोग देंगे उसमें नहीं बन पाएगा सही से। क्योंकि जब प्रैक्टिस किए रहेंगे और फिर प्रीवियस से पेपर देखे रहेंगे तो ज़्यादा आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए मेरी क्लास, और आगे भी जितनी भी क्लास मैंने करवाई है उसे भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से भारत में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने सारनाथ स्तंभों का निर्माण किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो वह कौन पाल शासक थे जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल, धर्मपाल। और आगे देखते हैं हम लोग, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में, 1194 में हुआ था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस है, किस मध्य कालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वह कौन से भारतीय शासक था जो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी। और मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो वह कौन सा शासक था? तो जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल में। चित्तौड़ की संधि कब हुई थी स्टूडेंट? तो 1615 में, 1615 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह तथा जहांगीर के मध्य हुआ था यह चित्तौड़ की संधि। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो कौन सा वह स्तंभ है जो अभी तक सबसे सुरक्षित है, अशोक द्वारा जो बनवाया गया है? तो वह कौन सा है? लौरिया नंदगढ़ का, लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ। यह कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार के चंपारण जिले में यह पड़ता है। और अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो कहाँ पर मूल स्थान था चंद्रवंशीय शासकों का? तो प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर में था। और 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है? आप लोग ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट। तो कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, यह आप सभी को बताना है। तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था, अवंतिका। और 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? तो किसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? वह कौन सा बादशाह था? तो औरंगजेब का, औरंगजेब का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो पहला आगरा में हुआ था और दूसरा दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार। और आगे देखते हैं, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो किसके समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो जहांगीर के समय, जहांगीर के समय उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, जहांगीर के समय।
जहांगीर के समय। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो किस भाषा में थे? तो प्रकृति, सॉरी ये वाला स्टूडेंट है, ये शाहजहां के समय थे। उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया तो किसके समय में किया गया था? तो शाहजहां के समय में किया गया था। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए मिस्टेक से ये होता है कि और भी ज़्यादा क्लियर वह क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में हुआ था। और अगला प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भाषा में थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो वह कौन से नेता थे जो स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष जी स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ स्टूडेंट? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी अरविंद घोष के साथ और कौन कौन से नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल जी थे। तो इन सब का नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरोड़ा आशा फली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो वह कौन सा आंदोलन था जिसमें अरोड़ा आशा फली जी भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता? तो S.C. मजूमदार ने किया था। S.C. मजूमदार ने किया था। तो ये सब पूरे 30 प्रश्न थे स्टूडेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। और पिछली क्लासेस भी जिन्होंने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। और मेरी क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।